चलो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 प्राइमरी मार्केट। क्लियर है? हाँ, तो इसमें ध्यान से देखेंगे। व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट का क्या रोल होता है? प्राइमरी मार्केट एक चैनल प्रोवाइड करता है सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। ठीक है, कई कंपनी जो है प्राइमरी मार्केट के थ्रू अपना नया शेयर पब्लिक को सेल करती है। ठीक है, और पब्लिक का पैसा किसके पास आ जाता है? कंपनी के पास। कंपनी को जब पैसे की आवश्यकता होती है ना, अपना बिजनेस को आगे चलाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, बिजनेस में तो पैसा का हमेशा आवश्यकता पड़ता है। तो कंपनी क्या करती है, प्राइमरी मार्केट में आईपीओ के थ्रू, आईपीओ मतलब सिक्योरिटीज़ ही बन जाता है आगे चल कर। तो आईपीओ के थ्रू कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है और पब्लिक उसको सब्सक्राइब करता है, जिससे पब्लिक का पैसा कहाँ आ जाता है? कंपनी के पास। तो देखो कह रहा है द प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स ए चैनल फॉर सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। प्राइमरी मार्केट प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी टू इशूअर ऑफ सिक्योरिटीज़। ये मतलब जो सिक्योरिटीज इशू करता है उसके लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ये गवर्नमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेट भी हो सकता है। टू रेज रिसोर्सेज टू मीट दियर रिक्वायरमेंट्स। कंपनी अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए क्या करती है? प्राइमरी मार्केट में न्यू सिक्योरिटीज़ को सेल करती है। और डिस्चार्ज सम ऑब्लिगेशन, कंपनी का जो ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल करती है, डिस्चार्ज करती है, पूरा करती है। ठीक है, दे मे इशू द सिक्योरिटीज़ फेस वैल्यू और डिस्काउंट और प्रीमियम। ये सिक्योरिटीज़ जो है 3 प्राइस पे इशू होता है, फेस वैल्यू, डिस्काउंट और प्रीमियम। जो सिक्योरिटीज़ का ओरिजिनल कॉस्ट होता है, जो ओरिजिनल प्राइस होता है, सिक्योरिटी यदि उस प्राइस पे इशू हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलो, फेस वैल्यू। उससे जब नीचे का प्राइस पे इशू होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। उससे जब ऊपर का प्राइस पे इशू होगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीमियम। तो ये 3 तरह से इशू होता है। तो ये सिक्योरिटीज़ का टाइप भी है, हम लोग पढ़ चुके हैं सेकेंड चैप्टर में। तो सिक्योरिटीज़ किस टाइप में इशू होता है? इक्विटी और डेब्ट के फॉर्म में। ठीक है, इक्विटी और डेब्ट का फीचर्स अलग अलग है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लास में। दे मे इशू द सिक्योरिटीज इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। तो ये प्राइमरी मार्केट में जो कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है, डोमेस्टिक मतलब कि इंडिया में और इंडिया के बाहर भी इशू करती है, इंटरनेशनल मार्केट में भी इशू करती है। यानी कि इंटरनेशनल मार्केट से भी पैसा आता है, किसके पास आता है? कंपनी के पास। ठीक है, अब कहता है व्हाट इज़ द मीन्ड बाय फेस वैल्यू ऑफ शेयर ऑब्लिक डिवेंचर। शेयर ऑब्लिक डिवेंचर दोनों को सिक्योरिटीज बोलते हैं ना। फर्स्ट टाइम दोनों इशू हुआ तो प्राइमरी मार्केट में ही हुआ। तो शेयर का अलग फीचर्स है, डिवेंचर का अलग फीचर्स है। शेयर में क्या मिलता है? शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है। डिवेंचर में क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है कि नहीं? तो शेयर या डिवेंचर ये कह रहा है कि जो जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है, ओरिजिनल प्राइस है, उस प्राइस पे इशू हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू। ठीक है, उससे नीचे पे इशू हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्काउंट। और उससे ऊपर पे इशू हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रीमियम कहते हैं। ठीक है, वही दिया। व्हाट डू मीन बाय टर्म प्रीमियम एंड डिस्काउंट इन ए सिक्योरिटी। कि तो सिक्योरिटीज आर जनरली इशूड इन डिनोमिनेशन ऑफ 5, 10 और 100। दिस इज नोन एज फेस वैल्यू और पार वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एट डिस्कस्ड अर्लियर। फेस वैल्यू को हम लोग पार वैल्यू भी बोलेंगे। सिक्योरिटी जिस वैल्यू पे इशू हो गया फेस वैल्यू, उसको हम लोग पार वैल्यू भी बोलेंगे, एट पार। ठीक है, और उससे नीचे में इशू हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्काउंट। ऊपर में इशू हुआ तो प्रीमियम। अब कहता है इशू ऑफ शेयर्स। व्हाई डू कंपनीज नीड टू इशू शेयर्स टू पब्लिक। कंपनीज को क्यों ज़रूरत पड़ती है शेयर पब्लिक को इशू करने के लिए? क्योंकि कंपनी को पैसे की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब देखो कहता कोई भी कंपनीज पहले प्राइवेटली प्रोमोटर्स के द्वारा स्टार्टअप किया जाता है। कंपनी के मेन मालिक को क्या कहते हैं? प्रोमोटर्स खुद अपना पैसा कंपनी में लगाकर कंपनी स्टार्ट करती है। ठीक है, उसके बाद कंपनी पैसा कहाँ से लेता है? बैंक से लेता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लेता है कंपनी। वो पैसा भी सफिशिएंट नहीं होता है बिजनेस के लिए। उसके बाद कंपनी क्या करती है? आम पब्लिक को इन्वाइट करती है कि आइए आप हमारे कंपनी में पैसा लगाइए। ठीक है, और प्रॉफिट में जो होगा वो आपको उसको दिया जाएगा। तो उस प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ इशू करके आम पब्लिक से, इन्वेस्टर से पैसा कंपनी कहाँ मंगाती है? अपने पास मंगाती है। ठीक है, यदि शेयर के फॉर्म में मंगाई तो डिविडेंड के फॉर्म में उसको मिलेगा। प्रॉफिट जो होगा डिविडेंड देगी कंपनी शेयर होल्डर्स को।
और डेब्ट के फॉर्म में आया, डिवेंचर के फॉर्म में आया, तो कंपनी डिवेंचर होल्डर को क्या देगी? इंटरेस्ट देगी ना। हर एक सिक्योरिटीज़ का अलग अलग फीचर्स है। क्लियर है? क्या हुआ? हाँ, डिवेंचर एक कर्ज की तरह है, लोन की तरह है। डिवेंचर में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, और शेयर में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। ठीक है। अब कहता है व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इशू। तो ये इशू जो है कितने तरह से का होता है? सिक्योरिटीज़ जो इशू होता है प्राइमरी मार्केट में कितने तरह का होता है? तो वही कहता है, एक होता है पब्लिक इशू, राइट इशू और प्रेफरेंशियल इशू कह रहा है। तो पब्लिक इशू होता है मतलब कि जब 50 और मोर देन 50 लोगों को जब शेयर इशू किया जाता है, आम पब्लिक को जब इशू किया जाता है 50 और मोर देन 50 लोगों को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पब्लिक इशू। ठीक है ना। इसमें आगे चलकर फिर हमको पढ़ना है पब्लिक इशू का फिर 2 टाइप हो जाता है। एक होता है नॉर्मल पब्लिक इशू, एक होता है बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो नॉर्मल पब्लिक इशू में क्या होता है, ये बुक में नहीं लिखा है, आगे कहीं लिखा होगा। ठीक है। तो नॉर्मल पब्लिक इशू में क्या होता है, पहले से प्राइस नोन रहता है, प्राइस पहले से पता रहता है कि किस प्राइस पर पब्लिक को हमको शेयर इशू करना है। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड नॉर्मल पब्लिक इशू। ठीक है ना। पब्लिक इशू का एक टाइप है। और दूसरा टाइप क्या होता है? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें होता है प्राइस कंपनी को पहले से पता नहीं रहता है कि किस प्राइस पर पब्लिक को शेयर इशू करना है। ठीक है। उसमें मार्केट पे छोड़ दिया जाता है, मार्केट के डिमांड के आधार पर एक प्राइस डिस्कवर होता है जिसको हम लोग कट ऑफ प्राइस कहते हैं। उसी प्राइस पर पब्लिक को इशू करते हैं, इशू किया जाता है शेयर सिक्योरिटीज़। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। आगे पढ़ना है। ठीक है। तो ये हो गया पब्लिक इशू। और एक है राइट इशू। राइट इशू होता है जब प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को फ्रेश शेयर इशू किया जाता है, उसको राइट इशू कहते हैं। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, उसका जो शेयर होल्डर्स है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ कोई नया शेयर मार्केट में यदि इशू कर रही है तो शेयर सिर्फ उसी को मिलेगा जो पहले से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर होल्डर्स है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट इशू। मतलब प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब शेयर इशू किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? राइट इशू। प्रिफरेंशियल इशू होता है जिसको हम लोग प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहते हैं। सेलेक्ट ग्रुप ऑफ पर्सनस को जब शेयर इशू किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रिफरेंशियल इशू। यानी कि लेस देन 50 लोगों को जब शेयर इशू किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइवेट प्लेसमेंट। ये ऐसा क्यों किया जाता है? कंपनी को तुरंत इमीडिएट पैसे की आवश्यकता होती है तो कंपनी क्या करती है? प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। प्राइवेट प्लेसमेंट क्या है? इट इज़ द फास्टर वेज टू रेज रिसोर्सेज फ्रॉम द मार्केट। पैसे वाले लोगों का ग्रुप को 49 लोगों का ग्रुप बनाया और उसको सिक्योरिटीज इशू कर दिया, जल्दी पैसा आ गया कंपनी के पास, है कि नहीं? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइवेट प्लेसमेंट। क्लियर है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? इसलिए प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ना, प्रेफरेंशियल इशू सिंपल होता है, मतलब सिंपलर, जल्दी इशू हो जाता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन कम होता है। अब देखो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, आईपीओ क्या होता है? ठीक है, इसी के माध्यम से कंपनी जो है ना सिक्योरिटी इशू करती है। तो देखो तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ आईपीओ का? आईपीओ इज व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी, जो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं है, जिस कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग नहीं है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनलिस्टेड कंपनी। तो आईपीओ इज व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी मेक्स आइदर ए फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज और एन ऑफर फॉर सेल ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। मतलब कोई भी अनलिस्टेड कंपनी जब फ्रेश इशू शेयर करती है मार्केट में, या एग्जिस्टिंग शेयर जो पहले से कंपनी के पास है उसको सेल करने के लिए ऑफर देती है पब्लिक को, फर्स्ट टाइम पब्लिक को जब ऐसा करती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। दिस पेव्स वे फॉर लिस्टिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ इश्यूर सिक्योरिटी। ये उसके लिए रास्ता तैयार कर देता है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग का। ऐसा करने से कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में क्या हो जाता है? लिस्टिंग हो जाता है। लिस्टिंग हो जाने के बाद उसका सेकेंडरी मार्केट में फिर इन्वेस्टर अपने में क्या करना लगता है? ट्रेडिंग स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? दिक्कत है किसी को? चलो आगे पढ़ते हैं। अब कहता है ए फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग फर्दर इशू क्या होता है? इज व्हेन एन ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी मेक्स आइदर ए फ्रेश इशू ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक और ऑफर ऑफ फॉर सेल टू द पब्लिक थ्रू एन ऑफर डॉक्यूमेंट। कहता है कि जब एक लिस्टेड कंपनी
आईपीओ में क्या होता है? अनलिस्टेड कंपनी। लेकिन फर्दर इशू में क्या होता है? लिस्टेड कंपनी, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग पहले से जिसका है। एक लिस्टेड कंपनी जब कोई फ्रेश शेयर इशू करती है पब्लिक को, या ऑफर फॉर सेल करती है पब्लिक को, ठीक है, तो उस वैसे इशू को हम लोग क्या बोलेंगे? फर्दर इशू। क्लियर है ना? फर्दर इशू होता है अनलिस्टेड कंपनी करती है। आईपीओ जो इशू होता है वो सॉरी फर्दर इशू लिस्टेड कंपनी करती है, और आईपीओ क्या करते हैं? अनलिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में उसका नाम रहेगा, तो स्टॉक एक्सचेंज में जाके एनएसई में कंपनी का नाम सर्च करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं राइट इशू। क्लियर? क्या घटता बढ़ता भी रहता है। हाँ, प्राइस तो घटे बढ़ेगा ना। हाँ, अनलिस्टेड हो जाएगा तो घट जाएगा। जब उसका पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करेगा तो अनलिस्टेड हो जाएगा, पैरामीटर्स को फुलफिल करेगा तो लिस्टिंग में रहेगा वो। क्लियर है? अब कहता है राइट इशू क्या होता है? राइट इशू होता है कि जब प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही जब कोई कंपनी फ्रेश शेयर इशू करती है, वैसे इशू को हम लोग क्या बोलते हैं? राइट इशू। मैंने कि एग्जाम्पल तो दिए थे ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर होल्डर्स है, उसी को जब रिलायंस इंडस्ट्रीज जब नया शेयर इशू करती है तो उसको क्या बोलते हैं? राइट इशू। जैसे प्री एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जब फ्रेश शेयर इशू किया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट इशू। क्लियर है? अब कहता है प्रिफरेंशियल इशू। प्रिफरेंशियल इशू है कि सेबी के नॉर्म्स के अनुसार जो वही लेस देन 50 लोगों को जब इशू किया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्रिफरेंशियल इशू। प्रिफरेंशियल इशू को प्राइवेट प्लेसमेंट भी कहते हैं। जिसको सिलेक्ट सेट ऑफ पर्सनस को जब शेयर इशू किया जाता है उसको कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। ठीक है, वो ये फास्टर वेज टू रेज रिसोर्सेज फ्रॉम द पब्लिक है, जल्दी से, सिंपलर है, बहुत जल्दी पैसा कंपनी को चाहिए तो प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी इशू करती है। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे देखते हैं। अब देखो क्लासिफिकेशन ऑफ इश्यूज़। इशूज क्लासिफिकेशन में देखो इश्यूज कितने तरह का? पब्लिक राइट और प्रेफरेंशियल। पब्लिक इशू में तो बता दिए थे, आम पब्लिक को जब इशू किया जाता है शेयर्स, ठीक है ना। नॉर्मल पब्लिक इशू हो गया, और बताए थे बुक बिल्डिंग प्रोसेस हो गया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग हो गया। ठीक है, तो ये पब्लिक इशू फिर दो भागों में बट गया है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, हम लोग इसे देख चुके हैं, पढ़ा चुके हैं इसके बारे में। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता था? अनलिस्टेड कंपनी करती थी ना। और फर्दर पब्लिक ऑफरिंग में क्या होता था? लिस्टेड कंपनी करती थी। दोनों में अंतर यही था ना। इनिशियल पब्लिक इशू में क्या होता था? फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों होता था। हाँ, ऑफर फॉर सेल है, वही तो हम बता रहे हैं। ऑफर है, वो मिसप्रिंट हो गया वो किताब में। ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग का फिर दो टाइप हो जाएगा, फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। फिर फर्दर पब्लिक इशू ऑफरिंग का फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल। अब देखो इस बुक में नहीं है, लेकिन हम तुमको बता देते हैं, पब्लिक इशू में भी दो तरह का हो जाता है, नॉर्मल पब्लिक इशू और बुक बिल्डिंग प्रोसेस, जो आगे बढ़ना है। ठीक है, तो हमको ये डायग्राम समझ में आ गया सबको? ठीक है, अब आगे देखते हैं। व्हाट इज मीन्ड बाय एन इशू प्राइस। इशू प्राइस है जिस प्राइस पे पब्लिक को शेयर इशू किया जाता है। वेरी सिंपल, जिस प्राइस पे पब्लिक को शेयर इशू किया जाता है, सिक्योरिटीज इशू किया जाता है, दैट इज कॉल्ड इशू प्राइस। द प्राइस एट विच ए कंपनी शेयर्स आर ऑफर्ड इनिशियली इन द प्राइमरी मार्केट इज कॉल्ड एज द इशू प्राइस। मतलब जिस प्राइस पे प्राइमरी मार्केट में फर्स्ट टाइम पब्लिक को जो इशू किया गया शेयर, वो प्राइस क्या कहलाता है? इशू प्राइस। When they begin to be traded, the market price may be above or below the issue price. जब उसका फिर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है तो इशू प्राइस कम बेसी हो जाता है। ठीक है ना, कम होगा या बेसी होगा। अब कहता है व्हाट इज मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है? तो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, जनरली ये सेकेंडरी मार्केट में निकाला जाता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जैसे टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने मार्केट में टोटल 10 लाख शेयर इशू कर रखा है, तो ये क्या हो गया? 10 लाख आउटस्टैंडिंग शेयर्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितना कहेंगे?
10 लाख। एक शेयर का प्राइस का कीमत यदि 500 रुपया है, यानी करंट प्राइस, एक शेयर का करंट प्राइस कितना है 500 रुपया, तो 500 गुना 10 लाख जो अमाउंट आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट कैपिटलाइजेशन। क्लियर है ना, समझ में ही बात आया ना, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर गुना करेंट मार्केट प्राइस, ठीक है। हाँ, एक शेयर का करेंट मार्केट प्राइस गुना टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर, जो भी होगा डेटा निकाल के कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन सबको समझ में आ गया ना, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज आपका था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट। देखो वही चीज़ दिया हुआ है, पब्लिक इशू और प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, ये पिछले बार भी बता चुके हैं, अभी भी बता चुके हैं, यहाँ भी बता देते हैं। पब्लिक इशू, ठीक है, जब लेस देन, जब पब्लिक इशू होता है 50 और मोर देन 50 लोगों को जब शेयर इशू किया जाता है, डेट इज कॉल्ड पब्लिक इशू, ठीक है। अब लेस देन 50 लोगों को जब शेयर इशू किया जाता है वो होता है प्राइवेट प्लेसमेंट। तो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या होता है, वो जल्दी फास्टर वेज टू रेज रिसोर्सेज, देखो ये तुम्हारे बुक में भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। लेस देन 50 पर्सन्स को जब शेयर इशू किया गया तो उसको क्या बोलेंगे, बोलो, हाँ, उसको हम लोग प्रेफरेंशियल इशू भी बोलते हैं, ठीक है। और मोर देन 50 को जब इस 50 एंड मोर देन 50, ये भी याद रखना, 50 एंड मोर देन 50 लोगों को जब इशू किया गया तो वो क्या हो गया, पब्लिक इशू, ठीक है। अब कहता है व्हाट इज एन इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ क्या होता है। IPO is the initial public offer, is the selling of securities to the public in the primary market। प्राइमरी मार्केट में जब कंपनी का फर्स्ट टाइम शेयर जब पब्लिक को सेल किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलो, IPO। तो हम बताए थे ना, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्ट कनेक्टिविटी किसके किसके बीच होता है, बोलो, कंपनी और पब्लिक के बीच। वेरी गुड, ठीक है। और उसके बाद जब प्राइमरी मार्केट में जब IPO इशू हो जाता है, शेयर बन जाता है, IPO इशू हो जाता है, तो उसको जब नेक्स्ट वर्किंग डे से उसका जब लिस्टिंग हो जाता है स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसका सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर्स अपने में ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इट इज़ व्हेन एन अनलिस्टेड कंपनी, IPO कौन इशू करता है, फर्स्ट टाइम अनलिस्टेड कंपनी इशू करता है, फ्रेश इशू करता है, ऑफर फॉर सेल भी करता है, जिससे क्या होता है, इसका एक रास्ता तैयार होता है, कंपनी का स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो जाता है। लिस्टिंग होने के बाद फिर उसका सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाता है। तो ट्रेडिंग में प्राइस घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अब कहता है हु डिसाइड्स द प्राइस ऑफ एन इशू, ठीक है ना। ये प्राइस जो है बताए थे ना कि बुक बिल्डिंग प्रोसेस और नॉर्मल पब्लिक इशू। जब भी IPO इशू होता है तुमको, पब्लिक इशू जब भी होता है, तो पब्लिक इशू जो होता है दो तरह का होता है। क्या होता है, नॉर्मल पब्लिक इशू और बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बुक बिल्डिंग प्रोसेस में क्या होता है कि प्राइस पता नहीं रहता है कि किस प्राइस पे शेयर पब्लिक को अलॉट होता है। उसमें क्या होता है, ऑनलाइन बिडिंग होता है, पब्लिक से ऑनलाइन बिडिंग मंगवाया जाता है। उसमें कंपनी का जो लीड मैनेजर होता है ना, मर्चेंट बैंकर, मिल करके एक प्राइस रेंज तैयार करता है, जिसको हम लोग कहते हैं फ्लोर प्राइस। नीचे का प्राइस को क्या कहते हैं, फ्लोर प्राइस। ऊपर के प्राइस को क्या क्या कहते हैं, कैप प्राइस। तो कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस के बीच में ऑनलाइन बोली लगाया जाता है, बिडिंग होता है, ठीक है ना। तो जो बिडिंग में जिसका सिलेक्शन हो जाता है, कट ऑफ प्राइस के रेंज में आ जाता है, उसको शेयर अलॉट कर दिया जाता है। क्लियर है। और जो रेंज में नहीं आता है उसका पैसा रिफंड कर दिया जाता है। ये किस में होता है, बुक बिल्डिंग प्रोसेस में होता है। और नॉर्मल पब्लिक इशू में क्या होता है कि किस प्राइस पे पब्लिक को शेयर इशू करना है पहले से पता रहता है। ये प्राइस कौन तय करता है, कंपनी का लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर, जिसका जो बैंक का पैसा कंपनी में लगा हुआ वो क्या हो गया उसके लिए मर्चेंट बैंकर। तो दोनों मिल के ये तय करता है किस प्राइस पे पब्लिक को शेयर अलॉट किया जाए। डेट इज़ कॉल्ड नॉर्मल पब्लिक इशू। तो यही डिसाइड करता है कि कम प्राइस, इशू प्राइस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, व्हाट डज प्राइस डिस्कवरी थ्रू बुक बिल्डिंग प्रोसेस मीन।
कह रहा है ना, बताए थे ना बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस डिस्कवरी क्या होता है कि इसमें एक फ्लोर प्राइस होता है। सुनो इधर ध्यान से, इसमें क्या होता है, एक फ्लोर प्राइस होता है और एक होता है कैप प्राइस। तो उसी के बीच में हमको बिडिंग लगाना पड़ता है, बिडिंग करना पड़ता है। तो ये फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस कौन मतलब तय करता है? कंपनी का लीड मैनेजर। तो उसी के बीच में आम इन्वेस्टर जो क्या होता है, ऑनलाइन बिडिंग करता है। बिडिंग में जो उस प्राइस के रेंज में आ जाता है उसके लिए एक प्राइस डिस्कवर करता है। कौन? सिस्टम डिस्कवर करता है। कैसे डिस्कवर करता है? मार्केट में डिमांड के बेस पर, कि मार्केट में क्या डिमांड है, हमारे कंपनी के शेयर का मार्केट में क्या डिमांड है, उसी डिमांड के बेस पर एक प्राइस डिस्कवर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कट ऑफ प्राइस। अब उसी प्राइस पर जब शेयर पब्लिक को इशू कर दिया गया तो कट ऑफ प्राइस क्या बन गया? इशू प्राइस बन गया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बिड मतलब बोली लगाना। हाँ, बिड मीन्स बोली लगाना। अब वही देखिए वही दिया हुआ है, देखो वही जो कुछ बताया है सब कुछ वही है। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन ऑफर ऑफ शेयर थ्रू बुक बिल्डिंग एंड ऑफर ऑफ शेयर थ्रू नॉर्मल पब्लिक इशू? दिया है ना। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू जो शेयर इशू होगा उसमें हमको डिमांड पता नहीं रहता मार्केट में, ठीक है, इसलिए हम किस प्राइस पे शेयर अलॉट होगा पता नहीं रहता है। तो एक प्राइस डिस्कवर होता है किसी डिमांड के बेस पर कि किस प्राइस पे पब्लिक को शेयर इशू किया जाए, ठीक है। तो बुक बिल्डिंग प्रोसेस में प्राइस पहले से पता नहीं रहता है, प्राइस अननोन रहता है। एक डिस्कवर होता है प्राइस, जिसको हम लोग कट ऑफ प्राइस बोलते हैं, क्लियर है। और उसी प्राइस पे शेयर पब्लिक को इशू हो जाता है तो वो इशू प्राइस बन जाता है। और नॉर्मल पब्लिक इशू में क्या होता है कि कंपनी का लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर पहले से तय करके रखता है कि किस प्राइस पर हमको पब्लिक को शेयर इशू करना है। प्राइस पहले से नोन रहता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉर्मल पब्लिक इशू। क्लियर है इसमें ना। इसी प्राइस पे पब्लिक को शेयर अलॉटमेंट करना है। तो यही दिया हुआ। व्हाट इज ए कट ऑफ प्राइस बताने की ज़रूरत है। कट ऑफ प्राइस मतलब कि फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में जो प्राइस डिस्कवर हुआ बिल्डिंग के द्वारा, जो ऑनलाइन बिल्डिंग के द्वारा जो प्राइस मार्केट डिमांड के बेस पर डिस्कवर हुआ, उस प्राइस को हम लोग क्या बोलेंगे? उसी प्राइस पे बुक बिल्डिंग प्रोसेस के थ्रू पब्लिक को शेयर अलॉट हो गया। वही कट ऑफ प्राइस फिर क्या बन गया? इशू प्राइस बन गया। क्लियर है ना? ठीक है। अब देखो दिया हुआ व्हाट इज द फ्लोर प्राइस इन केस ऑफ बुक बिल्डिंग प्रोसेस। बता चुके हैं ना फ्लोर प्राइस क्या होता है। वो मिनिमम प्राइस जिसके नीचे अब हम बिडिंग नहीं कर सकते, उसको ऊपर ही करना है और कैप प्राइस के नीचे ही करना है। क्लियर है ना? तो फ्लोर प्राइस समझ गया। देखो वही लिखा, फ्लोर प्राइस इज द मिनिमम प्राइस एट विच बिड्स कैन बी मेड। वो मिनिमम प्राइस है जिस पर हम लोग बिड लगा सकते हैं, बोली लगा सकते हैं शेयर के लिए, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात ना? अब कहता व्हाट इज द प्राइस बैंड इन ए बुक बिल्डिंग प्रोसेस। वही कहता प्राइस बैंड। सब कुछ बता चुके हैं, लेकिन चूंकि बुक में है तो हमको बताना है। तो प्राइस बैंड क्या होता है? तो फ्लोर प्राइस तो बताए हैं, फ्लोर प्राइस क्या होता है सबको पता है, ठीक है। कैप प्राइस होता है मैक्सिमम प्राइस, ये भी बता चुके हैं। तो कैप प्राइस और फ्लोर प्राइस के बीच के रेंज को क्या बोलेंगे? प्राइस बैंड। उसको क्या बोलेंगे? उसी के बीच में, जैसे कि कैप प्राइस मान लो फ्लोर प्राइस 100 रुपया है और कैप प्राइस 105 रुपया है, तो जब भी हम बिडिंग करेंगे तो 100 और 105 के बीच में ही ऑनलाइन बिडिंग करेंगे। इस प्राइस रेंज को हम क्या बोलेंगे? प्राइस बैंड। क्लियर है? वही तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर पूछने अलग से। अब कहता हु डिसाइड्स द प्राइस बैंड। ये प्राइस बैंड कौन डिसाइड किया? हम ऑलरेडी तुमको बता चुके हैं। कंपनी का लीड मैनेजर मिल करके और मर्चेंट बैंकर मिल करके ये लोग प्राइस बैंड डिसाइड करता है। और इसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म का मतलब कि कोई रोल नहीं होता है प्राइस बैंड डिसाइड करने में सेबी का। वो सिर्फ देखता है रूल्स फॉलो हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी पढ़ाएं कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएं ना, ठीक है। अब कहता व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज फॉर विच ए बिड शुड रिमेन ओपन ड्यूरिंग बुक बिल्डिंग प्रोसेस। तो ये बुक बिल्डिंग प्रोसेस जो होता है, फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस के बीच में जो बिडिंग किया जाता है, बोली लगाया जाता है, तो इसका कम से कम 3 दिन तक ओपन होना चाहिए। 3 दिन टाइम देना चाहिए पब्लिक को
3 दिन तक बोली लगाने का टाइम, ऐसा नहीं कि दिखाने के लिए 5 1 घंटा 2 घंटा के लिए कर दिया और बंद कर दिया। कम से कम 3 दिन का समय होना चाहिए मिनिमम। हाँ, मैक्सिमम जो है वो शायद 15 दिन का है, लेकिन अभी बुक में जो लिखा होगा देख लेना, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ऑनलाइन होता है, फिजिकली नहीं होता है। जो बिडिंग जो लगाया जाता है ऑनलाइन होता है, ठीक है। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, बैंक के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, SBI के बैंक के थ्रू भी सब IPO सेक्शन होता है, वहाँ जा कर के हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और भी बैंक के थ्रू होता है, सब बैंक के थ्रू होता है। हाँ, IPO लिखा हुआ रहता है, क्लिक करोगे तो फॉर्म खुल जाएगा, भरोगे ना, और उसमें डीमेट अकाउंट डालोगे तो वो डीमेट अकाउंट नंबर भी देना रहता है, ताकि शेयर तुमको अलॉट होगा तो कहाँ जाएगा, कहाँ मिलेगा, उसी अकाउंट में न रखेगा। हाँ, उसमें भी होता है, सब में होता है, ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कैन ओपन आउट क्राई सिस्टम बी यूज्ड फॉर, ध्यान से सुनो, 1 मिनट ध्यान से सुनो। कह रहा है कैन ओपन आउट क्राई सिस्टम बी यूज्ड फॉर बुक बिल्डिंग प्रोसेस, मतलब ओपन आउट क्राई सिस्टम, जैसे हम लोग ओपन में हैं इस तरीक़ा से, कोई चिल्ला रहा है, कोई बोल रहा है, तो ये फिजिकली ओपन में होकर के बिडिंग लगा सकते हैं। जैसे बोला हम 10 में लेंगे जी, हम 5 में लेंगे, हम 7 में लेंगे, ऐसे हो सकता है? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता है। ये जब भी होगा तो कैसे होगा? इलेक्ट्रॉनिकली होगा, कंप्यूटर से ही लगाया जाएगा, मोबाइल से ऑनलाइन लगाया जाएगा बिडिंग, ठीक है ना। सबका बिडिंग जाकर सिस्टम में कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है, और मिनिमम 3 दिन का यदि है तो 3 दिन बाद उसका प्राइस डिस्कवर होगा, और जो उस प्राइस के रेंज में आएगा एक प्राइस डिस्कवर होगा, जिसको हम लोग कट ऑफ प्राइस बोलेंगे, उस प्राइस पे उसको शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा, और जिसको अलॉटमेंट नहीं हुआ उसका पैसा रिफंड हो जाएगा, और जिसको अलॉटमेंट हो गया उसका पैसा अकाउंट से डेबिट होगा, उसको शेयर मिल जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बुक बिल्डिंग प्रोसेस। इसको आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसको हम असबा भी कहते हैं, असबा, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, ठीक है ना। आगे पढ़ेंगे हम लोग। अब कहता कैन द इंडिविजुअल इन्वेस्टर यूज द बुक बिल्डिंग प्रोसेस टू मेक एन एप्लीकेशन। कहता क्या है, कोई एक सिंगल आदमी जो है वो भी बिडिंग कर सकता है? तो यस, वो भी कर सकता है। तो अब नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ाएंगे, ठीक है।